My dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. S. Chandra online classes for education. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर एस चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, बीएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2021-22 अर्थात बीएड प्रथम सत्र के जो विद्यार्थी थे जिनका एग्जाम हुआ था 26 फरवरी 2022 को सत्र 2021-22 के विद्यार्थियों का, जिसमें एक कोर्स है या पेपर है जिसका नाम है एनवायरमेंटल एजुकेशन या पर्यावरणीय शिक्षा। कोर्स कोड है एजू बीएड 105A या एजू बीएड 105A। उस परीक्षा में, उस एग्जाम में जो क्वेश्चन पेपर आया था, उस क्वेश्चन पेपर में दो सेक्शन थे, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए था डिस्क्रिप्टिव या व्याख्यात्मक प्रश्नों का और सेक्शन बी था ऑब्जेक्टिव या बहुविकल्पी प्रश्नों का। तो आज की इस क्लास में हम देखेंगे कि कौन कौन से प्रश्न सेक्शन ए में आए थे और कौन कौन से प्रश्न सेक्शन बी में आए थे, और उन प्रश्नों को हम सॉल्व भी करने का प्रयास करेंगे। जो प्रश्न होंगे उनका हम हल भी करेंगे। Out, but the sky is gray. What would happen if I took a chance? It's always hard at first glance. I don't wanna, but I know I gotta do it. स्टार्ट करते हैं क्लास। हम सभी लोग जो 26 फरवरी 2022 को एग्जाम हुआ था एजू बीएड 105A एनवायरमेंटल एजुकेशन या पर्यावरणीय शिक्षा का, उस पेपर को सॉल्व करते हैं। आपके स्क्रीन पर देखिए पेपर आ चुका है, एजू बीएड 105A बीएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2021-22 एनवायरमेंटल एजुकेशन, जो कि 4 क्रेडिट का पेपर है सीबीसीएस मोड में। इसमें सबसे पहले कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। द क्वेश्चन पेपर इज इन 2 सेक्शंस। सेक्शन ए डिस्क्रिप्टिव विल बी ऑफ 15 मार्क्स एंड सेक्शन बी ऑब्जेक्टिव विल बी ऑफ 60 मार्क्स। सेक्शन ए विल बी डिपॉजिटेड एट द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन एंड आंसर शीट ओएमआर ऑफ सेक्शन बी विल बी डिपॉजिटेड। महत्वपूर्ण जो निर्देश है उसमें कहा गया कि क्वेश्चन पेपर क्या है, 2 भागों में है। पहला भाग खंड ए है व्याख्यात्मक या ऑब्जेक्टिव का, व्याख्यात्मक या डिस्क्रिप्टिव का, जो कि 15 अंकों का है। मींस जो सेक्शन ए है खंड अ है व्याख्यात्मक हो, उसके 15 नंबर है, 15 अंक है। और जो सेक्शन बी है बहुविकल्पी है या ऑब्जेक्टिव है, उसके 60 नंबर से 60 मार्क्स से 60 अंक हैं। जब परीक्षा स्टार्ट होती है तो जो सेक्शन ए होता है, खंड अ होता है, वो विद्यार्थियों को पहले करना होता है और विद्यार्थी पहले उसको कर लेते हैं और 1 घंटे का समय होता है उसके लिए, और उस 1 घंटे के बाद उसको जमा कर देना होता है। देन जो सेक्शन बी मिलता है ऑब्जेक्टिव प्रश्न, उनको करते हैं, वे सॉल्व करते हैं और उसका जो ओएमआर होता है, ओएमआर पर उसका उत्तर देते हैं और ओएमआर ही जमा होता है। तो खंड अ है जिसके लिए टाइम अलॉटेड है 1 आवर से 1 घंटा, और जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 15 अंकों का है। आपको रोल नंबर लिखने हैं, अपना नाम लिखना है, और उसके बाद जो इन्विजिलेटर्स होंगे वे साइन करेंगे। यहाँ पे देखिए कुछ नोट लिखा है, नोट को ध्यान दीजिए। नोट है कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर 6, अर्थात कुल जो है प्रश्न पत्र में 6 प्रश्न दिए गए हैं। आंसर 3 क्वेश्चंस इन ऑल। आपको सिर्फ उन 6 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, और सभी प्रश्न जो है उनके नंबर्स या अंक समान है। तो जो सेक्शन ए है वो 15 नंबर का है, प्रत्येक प्रश्न 5-5 नंबरों के हैं। आपको 6 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर लिखना है, और लिखने के लिए भी उसी जो क्वेश्चन बुकलेट है उसी में स्पेस दिया रहता है, जगह दिया रहता है, उसी में आपको लिखना होता है। प्रश्न देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न आए थे जो 26 फरवरी 2022 को एग्जाम हुआ था। पहला प्रश्न है हाउ डज पॉपुलेशन अफेक्ट्स द रिसोर्सेज, अर्थात जो जनसंख्या है वो संसाधनों को कैसे प्रभावित करती है। तो इसका आंसर आपको लिख देना है कि जो पॉपुलेशन है या जनसंख्या है उसका अफेक्ट जो हमारे रिसोर्सेज हैं, जो हमारे संसाधन, उसमें क्या क्या बढ़ रहे हैं। आप सभी कोशिश करिए कि जो आंसर्स लिखते हैं उसको पॉइंट वाइज लिखा करिए। सेकंड प्रश्न है डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंटल हैजार्ड्स ऑन ह्यूमन हेल्थ, अर्थात मानव के स्वास्थ्य पर पर्यावरणीय खतरों के प्रभाव का वर्णन करें। तो जो पर्यावरणीय खतरे हैं या एनवायरमेंटल हैजार्ड्स है उसका हमारे स्वास्थ्य पर या मानव के स्वास्थ्य पर क्या क्या बैड इफेक्ट पड़ रहा है, क्या क्या बुरे प्रभाव पड़ रहे हैं, क्या क्या इफेक्ट है, उनको लिखना है। तो मानव के स्वास्थ्य पर पर्यावरणीय खतरों के प्रभाव का वर्णन करना था सेकंड प्रश्न। द थर्ड इज डिस्कस द मेथड्स ऑफ टीचिंग एनवायरमेंटल एजुकेशन, या पर्यावरणीय शिक्षण की विधियों की चर्चा कीजिए। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जब हम विद्यार्थियों को पर्यावरणीय शिक्षा प्रदान कर रहे हो या एनवायरमेंटल एजुकेशन दे रहे हो तो उसके कौन कौन से टीचिंग मेथड्स हैं। तो शिक्षण विधियाँ
कौन कौन सी पर्यावरणीय शिक्षण की या कौन कौन से टीचिंग मेथड्स हैं एनवायरमेंटल एजुकेशन के, इसको लिखना था आपको। आप पॉइंट वाइज कई विधियों जो आपने पढ़ी होंगी उसको लिखना था। देन क्वेश्चन नंबर 4 इज एक्सप्लेन द टाइप्स एंड काजेज ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। पर्यावरणीय प्रदूषण के प्रकार और उनके कारणों की व्याख्या करनी है। तो आप सभी लोगों ने पर्यावरण प्रदूषण के बारे में पढ़ा है, आप जानते हैं उसके कौन कौन से प्रकार हैं। जैसे मुख्य रूप से हम लोग बात करते हैं तो वाटर पोल्यूशन या जल प्रदूषण हो जाता है, सॉइल पोल्यूशन या मृदा प्रदूषण हो जाता है, एयर पोल्यूशन हो जाता है या वायु प्रदूषण हो जाता है। इसके अलावा भी ढेर सारे आपने पोल्यूशंस के प्रकार पढ़े होंगे या टाइप्स ऑफ पोल्यूशन पढ़ा होगा। उन सभी पोल्यूशंस के बारे में आपको हेडिंग डाल के लिखना है और उनके क्या क्या कॉजेज हैं, क्या क्या कारण है, उसकी भी चर्चा आपको कर देनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मीन्ड बाय फूड चेन, डिस्क्राइब इट बाय सुटेबल एग्जांपल्स। खाद्य श्रृंखला का क्या अर्थ है और उपयुक्त उदाहरण द्वारा इसे बताइए। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले आपको इसमें लिखना है कि व्हाट इज फूड चेन, मीन्स खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं। इसको डिस्क्राइब करने के बाद आपको एक एग्जाम्पल लेना है और उस एग्जाम्पल के द्वारा फूड चेन को समझाना है। जैसे जब इसकी हम लोग बात करते हैं तो प्रोड्यूसर होता है, कंज्यूमर होता है, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, ठीक है। तो इसके बारे में आपको तो फूड चेन में आप बताएंगे ही, उसका चित्र भी बना सकते हो और उसको एक उदाहरण, एक एग्जाम्पल लेकर के आपको समझा भी देना है। और अगला प्रश्न था डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग एनवायरमेंटल एजुकेशन, या पर्यावरणीय शिक्षा के जो शिक्षण के उद्देश्य हैं उनका वर्णन कीजिए। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जो हम एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रदान करते हैं उसकी टीचिंग के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग एनवायरमेंटल एजुकेशन है पर्यावरणीय शिक्षा प्रदान करने के, पर्यावरणीय शिक्षा शिक्षण के उद्देश्यों की चर्चा आपको करनी थी। ये कुल 6 प्रश्न थे और इन 6 प्रश्नों में से विद्यार्थियों को किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर देना था। जिसकी तैयारी आपको सबसे अच्छी है उन 3 प्रश्नों को आप लिख सकते हैं, लिखने के लिए स्पेस उसी में दिया रहता है। अब हम बात करेंगे जो हमारा मेन पोर्शन दैट इज सेक्शन बी या ऑब्जेक्टिव या बहुविकल्पी का, वो आपकी स्क्रीन पर देखिए आ गया है। बहुविकल्पी या ऑब्जेक्टिव एजू बीएड 105A बीएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2021-22 एनवायरमेंटल एजुकेशन, 4 क्रेडिट सीबीसीएस मोड। अब ये जो ऑब्जेक्टिव वाला पेपर है इसको आप ध्यान देंगे कि इसके लिए जो टाइम अलॉटेड है, समय है वो 1.5 घंटे का और मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 60 अंकों के हैं या 60 नंबर अधिकतम है। इंस्ट्रक्शन आप पढ़िए, पुस्तिका में 40 प्रश्न दिए गए हैं। इंस्ट्रक्शन को आप ध्यान से पढ़िए कि पुस्तिका में क्या है, कुल 40 प्रश्न दिए गए हैं और सभी प्रश्न करने होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1.5 नंबर्स के हैं, मीन्स कुल 40 प्रश्न हैं। उन 40 प्रश्नों को आपको सॉल्व करना है। एक प्रश्न के जो अंक डिसाइडेड है वो 1.5 अंक है, 1.5 नंबर्स हैं। कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि अभ्यर्थी अपने अनुक्रमांक केवल उन्हीं स्थानों पर लिखेंगे जो उसके लिए दिए गए हैं, अर्थात OMR पे लिखना है और प्रश्न पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर लिखना है। इसको आप इंस्ट्रक्शन को पढ़ लेंगे। अब हम चलते हैं प्रश्नों की तरफ। जो पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न क्या है, ओवर ग्रेजिंग रिजल्ट्स इन, या अति चराई का परिणाम है। और आपके जो विकल्प हैं, ऑप्शंस हैं, वो है ए सॉइल इरोजन या मृदा क्षरण, बी रिटेंशन ऑफ यूजफुल स्पीसीज या उपयोगी प्रजातियों की धारणा, थर्ड है प्रोडक्टिव सॉइल या उत्पादक मिट्टी, फोर्थ है ऑल ऑफ द एबव या उपयुक्त सभी। तो ओवर ग्रेजिंग का क्या परिणाम होता है या अति चराई का क्या परिणाम होता है, यह प्रश्न है। तो क्या परिणाम होता है, अति चराई के फलस्वरूप मृदा क्षरण होता है, सॉइल इरोजन होता है। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ओवर ग्रेजिंग रिजल्ट्स इन सॉइल इरोजन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न संख्या 2। प्रश्न है इन एन इकोसिस्टम वन टाइप ऑफ कम्युनिटी इज टोटली रिप्लेस्ड बाय अनदर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड। किसी पारिस्थितिक तंत्र में समय के साथ एक प्रजाति का दूसरी प्रजाति द्वारा पूर्ण प्रतिस्थापन कहा जाता है। ए योर ऑप्शंस आर ए इकोलॉजिकल बैलेंस या पारिस्थितिकी संतुलन, बी इकोलॉजिकल सक्सेशन या पारिस्थितिकी उत्तराधिकार, सी है बोथ ए एंड बी अर्थात पारिस्थितिकी संतुलन और पारिस्थितिकी उत्तराधिकार दोनों, एंड डी है नन ऑफ द एबव या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, इन एन इकोसिस्टम वन टाइप ऑफ कम्युनिटी इज टोटली रिप्लेस्ड बाय अनदर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड इकोलॉजिकल सक्सेशन। अर्थात किसी पारिस्थितिकी तंत्र में समय के साथ एक प्रजाति का दूसरी प्रजाति द्वारा पूर्ण प्रतिस्थापन क्या कहलाता है, वो पारिस्थितिकी उत्तराधिकार या इकोलॉजिकल सक्सेशन कहलाता है। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न संख्या 3। प्रश्न है
Why should we conserve forest and wildlife? हमें वनों और वन्य जीवों का संरक्षण क्यों करना चाहिए? योर ऑप्शंस आर ए टू प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए, बी टू मेंटेन बैलेंस या संतुलन बनाए रखने के लिए, सी टू कंटिन्यू फूड चेन या खाद्य श्रृंखला की निरंतरता के लिए, एंड डी ऑल ऑफ द एबव या उपरोक्त सभी। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। Why should we conserve forest and wildlife? हमको फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ अर्थात वनों और वन जीव का संरक्षण क्यों करना चाहिए? ऑप्शन से टू प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए सही है, टू मेंटेन बैलेंस संतुलन बनाए रखने के लिए भी सही है, टू कंटिन्यू फूड चेन या खाद्य श्रृंखला की निरंतरता बनाए रखने के लिए भी सही है। सो इन दिस वे द ऑप्शन डी इज राइट। जो डी ऑप्शन है, डी विकल्प है, वो सही है उपरोक्त सभी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न है नॉइज इज मेजर्ड बाय, शोर का मापन होता है। एंड योर ऑप्शंस आर, आपके विकल्प हैं ए इन जूल, बी इन डेसिबल, सी इन साउंड एंड डी इन हर्ट्ज। अर्थात शोर का मापन होता है जूल में, डेसिबल में, ध्वनि में या हर्ट्ज में। तो आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा नॉइज इज मेजर्ड बाय डेसिबल या डेसिबल में शोर का मापन होता है। सो हियर द बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न है स्मोग है। एंड योर ऑप्शंस आर ए स्मोक, बी अदर फॉर्म ऑफ डस्ट या अदर फॉर्म ऑफ डस्ट स्टॉर्म, सी स्मोक एंड फॉग एंड डी फॉग। स्मोग है ए धुआं, बी धूल के तूफान का एक रूप, एंड सी धुआं और कोहरा एंड डी कोहरा। तो स्मोक के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। स्मोक इज स्मोक एंड फॉग। स्मोक और फॉग को मिला करके या धुआं और कोहरा को मिला करके स्मोक बनता है। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, स्मोक एंड फॉग। जो सी विकल्प है वो सही है। स्मोक क्या है? वो धुआं और कोहरा को मिलाने से बनता है, धुआं और कोहरा है। सो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्न संख्या 6। प्रश्न है Which one of the following is a greenhouse gas? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस है? एंड योर ऑप्शंस आर ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी कार्बन मोनोऑक्साइड, सी ओजोन एंड डी ऑक्सीजन। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें से कई ऐसे हो सकते हैं कि जो ग्रीन हाउस गैस हो, लेकिन इसमें जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपको चुनना है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या है। तो जो ग्रीन हाउस गैस में सबसे ज्यादा रोल जिसका होता है उसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज द मेन ग्रीन हाउस गैस। सो हियर ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रमुख ग्रीन हाउस गैस होता है। सो ए विकल्प जो है वो सही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न संख्या 7, क्वेश्चन नंबर 7। प्रश्न है चिपको मूवमेंट वाज फर्स्ट लीड बाय। चिपको आंदोलन की शुरुआत की गई थी। एंड ऑप्शंस आर ए सुंदर लाल बहुगुणा, बी बाबा रामदेव, सी इंदिरा गांधी एंड डी मेधा पाटकर। तो चिपको मूवमेंट के बारे में हम लोगों ने सुना होगा, चिपको आंदोलन के बारे में हम लोगों ने सुना है। जो चिपको मूवमेंट है उसके जो फर्स्ट लीडर है वे कौन थे? तो चिपको मूवमेंट या चिपको आंदोलन के जो फर्स्ट लीडर है उनका नाम है सुंदर लाल बहुगुणा। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, सुंदर लाल बहुगुणा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न संख्या 8, क्वेश्चन नंबर 8। प्रश्न है अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस इज कास्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। निम्न में से किसके कारण अस्थमा और ब्रोंकाइटिस होता है? एंड ऑप्शंस आर, आपके विकल्प है ए बाय एयर पोल्यूशन या वायु प्रदूषण के द्वारा, बी बाय लैंड पोल्यूशन या मृदा प्रदूषण के द्वारा, सी बाय वाटर पोल्यूशन या जल प्रदूषण के द्वारा, एंड डी बाय मेरीन पोल्यूशन या समुद्री प्रदूषण के द्वारा। सो अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस जो रोग है, अस्थमा और ब्रोंकाइटिस जो बीमारी है, वो किसके कारण होता है? दैट इज ड्यू टू एयर पोल्यूशन या वायु प्रदूषण के कारण होता है। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, प्रश्न संख्या 9। प्रश्न है द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट वाज इनेक्टेड इन द ईयर। वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम किस सन में अधिनियमित हुआ? द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट वाज इनेक्टेड इन द ईयर। इन योर ऑप्शंस आर 1981 या 1981,
बी है 1996 या 1996, सी 2000 या 2000 एंड बी 1974 या 1974। तो डियर स्टूडेंट्स, जो द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट है, वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम वो कब आया? 1981 में या 1981 का है। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, 1981 या 1981। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन इज, प्रश्न है द इंटरनेशनल एग्रीमेंट दैट एम्ड टू रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड emission and the presence of greenhouse gases in the atmosphere was adopted in। वह अंतरराष्ट्रीय समझौता जिसके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन को कम करना था स्वीकार किया गया है। एंड ऑप्शंस आर ए कोटो जापान 1995, बी कोटो जापान 1997, सी रियो डी जेनेरियो ब्राजील 1999 एंड डी नन ऑफ द एबव। तो वह अंतरराष्ट्रीय समझौता जिसके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने को स्वीकार किया गया था, वह कौन सा था? कोटो जापान 1995 में, कोटो जापान 1997 में, रियो डी जेनेरियो ब्राजील 1999 में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, द राइट आंसर इज, जो सही उत्तर वो क्या है? दैट इज कोटो जापान 1997 में। So here the B option is the right option. The international agreement that aimed to reduce carbon dioxide emissions and the presence of greenhouse gases in the atmosphere was adopted in Kyoto, Japan 1997. So here the B option is the right option. आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 11 क्वेश्चन नंबर 11। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से 3 R पर्यावरण अनुकूलन से संबंधित हैं? Which of the following 3 R is regarded as environmental friendly? And your options are A reduce, rebuild and restrict, कम करें, पुनः बनाना और रोकना, B reduce, reuse and recycle, कम करें, पुनः उपयोग करें और पुनरावर्तन, C random, reduce, recall, यादृच्छिक, कम करना, पुनःस्मरण, and D is read, register, recall, पढ़ना, पंजीकृत करना और पुनः स्मरण। तो डियर स्टूडेंट्स, जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली 3 R है वे कौन कौन से हैं? हम लोगों ने पढ़ा भी है, दैट इज रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल, कम करें, पुनः उपयोग करें और पुनरावर्तन करें। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 प्रश्न संख्या 12। प्रश्न है, इंसेक्टिसाइड्स यूजुअली एक्ट अपॉन, कीटनाशकों का प्रभाव सामान्यतः होता है। एंड योर ऑप्शंस आर ए मस्कुलर सिस्टम या मांसपेशी तंत्र पर, बी डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र पर, सी नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र पर, एंड डी सर्कुलेटरी सिस्टम या परिसंचरण तंत्र पर। तो इंसेक्टिसाइड्स जो होते हैं, जो कीटनाशक होते हैं, वे कीटों को प्रभावित करते हैं, उनके किस सिस्टम पे करते हैं? मस्कुलर सिस्टम पे करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम पे करते हैं, नर्वस सिस्टम पे करते हैं या सर्कुलेटरी सिस्टम पे करते हैं? तो कीटनाशकों का प्रभाव कहां होता है? वो होता है तंत्रिका तंत्र पर या ऑन दी नर्वस सिस्टम। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, इंसेक्टिसाइड्स यूजुअली एक्ट अपॉन नर्वस सिस्टम, या कीटनाशकों का प्रभाव सामान्यतः तंत्रिका तंत्र पर होता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 13 या क्वेश्चन नंबर 13, प्रश्न संख्या 13। प्रश्न है, वाइल्ड लाइफ वीक इज सेलिब्रेटेड ऑन, वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। एंड योर ऑप्शंस आर ए 2 अक्टूबर टू 8 अक्टूबर, 2 अक्टूबर से लेकर के 8 अक्टूबर तक, बी 15 अक्टूबर टू 21 अक्टूबर या 15 अक्टूबर से लेकर 21 अक्टूबर तक, सी 1 जून टू 7 जून या 1 जून से 7 जून तक, एंड डी 15 जून टू 21 जून या 15 जून से लेकर के 21 जून तक। तो वाइल्ड लाइफ वीक इज सेलिब्रेटेड ऑन, या वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है फ्रॉम 2 अक्टूबर टू 8 अक्टूबर, 2 अक्टूबर से लेकर के 8 अक्टूबर तक। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, जो ए विकल्प है वो हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, प्रश्न संख्या 14 क्वेश्चन नंबर 14। प्रश्न है, नर्मदा बचाओ आंदोलन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग डैम्स? जो नर्मदा बचाओ आंदोलन है वो निम्न में से किस बांध से संबंधित है? एंड योर ऑप्शंस आर ए टेहरी डैम या टेहरी बांध से, बी सरदार सरोवर डैम या सरदार सरोवर बांध से, सी भाखड़ा नांगल डैम या भाखड़ा नांगल बांध से, एंड डी रिहन डैम या रिहन बांध से। तो डियर स्टूडेंट्स, नर्मदा बचाओ आंदोलन का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा। नर्मदा बचाओ आंदोलन इज रिलेटेड
टू सरदार सरोवर डैम या सरदार सरोवर बांध से नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है संबंधित है। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, सरदार सरोवर डैम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, प्रश्न संख्या 15। प्रश्न है द थीम फॉर वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून 2021 इज 5 जून 2021 के विश्व पर्यावरण दिवस की थीम जो है वो क्या रखी गई थी? एंड ऑप्शंस आर ए इकोसिस्टम सेंसिटिविटी या पारिस्थितिकी तंत्र संवेदना, बी इकोसिस्टम रिस्टोरेशन या पारिस्थितिकी तंत्र बहाली, सी इकोसिस्टम डाइवर्सिटी या पारिस्थितिकी तंत्र विविधता, एंड डी इज इकोसिस्टम पॉल्यूशन या पारिस्थितिकी तंत्र प्रदूषण। तो 5 जून 2021 जो इन्वायरमेंटल डे था उसका थीम क्या थे? प्रश्न है 5 जून 2021 के विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या रखी गई थी? तो हम आपको बता दें कि 5 जून 2021 जो है दैट इज होस्टेड बाय पाकिस्तान और उसका जो थीम था दैट वाज पारिस्थितिकी तंत्र बहाली या इकोसिस्टम रिस्टोरेशन था। सो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। द फोकस फॉर द वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे 2021 was ecosystem restoration collaborated under the theme reimagine, recreate and restore। ध्यान दीजिए, reimagine, recreate and restore, इसके अंतर्गत जो थीम था दैट इज इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। और इसी सीरीज में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि 5 जून 2022 का थीम क्या था? तो 5 जून 2022 जो था उसका जो थीम है दैट इज ओनली वन अर्थ। 5 जून 2023 के लिए हम बात करते हैं तो वह फिर से क्या है? इकोसिस्टम रिस्टोरेशन है। तो ये प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं कि 5 जून 2022 का क्या है? दैट इज ओनली वन अर्थ। 5 जून 2021 का क्या है? इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। और 5 जून 2023 का क्या है? दैट इज आल्सो इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, प्रश्न संख्या 16 है, क्वेश्चन नंबर 16। प्रश्न है द मेन पर्पज ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज टू डिस्चार्ज द, वर्षा जल संग्रहण का मुख्य उद्देश्य पुनर्भरण है। एंड ऑप्शंस आर ए गार्डन्स या बागों या उद्यानों का, बी वेल्स या कुआं का, सी कैनल्स या नहरों का, एंड डी ग्राउंडेबल वाटर टेबल या भूजल तालिका के संग्रहण का। तो क्या होगा? वर्षा जल संग्रहण का जो मुख्य उद्देश्य किसका पुनर्भरण है? बागों या उद्यानों का, कुआं का, नहरों का या भूजल तालिका का। द मेन पर्पज ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज टू रिचार्ज ग्राउंडेबल वाटर। क्या है वो? ग्राउंडेबल वाटर या भूजल तालिका के पुनर्भरण का होता है। सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। द मेन पर्पज ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज टू रिचार्ज द ग्राउंड वाटर टेबल। जो ग्राउंड वाटर टेबल है उसकी रिचार्ज करने का मुख्य उद्देश्य होता है, मेन पर्पज होता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग करने का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न संख्या 17, क्वेश्चन नंबर 17। प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इंपैक्ट ऑफ डेवलपमेंट एक्टिविटीज ऑन द हाइड्रोस्फीयर। निम्नलिखित में से कौन जलमंडल पर विकासात्मक गतिविधियों के प्रभाव का उदाहरण है? इन ऑप्शंस आर ए एयर पोल्यूशन या वायु प्रदूषण, बी सॉइल पोल्यूशन या मृदा प्रदूषण, सी सॉइल इरोजन या मृदा क्षरण, एंड डी वाटर पोल्यूशन या जल प्रदूषण। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इंपैक्ट ऑफ डेवलपमेंट एक्टिविटीज ऑन द हाइड्रोस्फीयर, या जलमंडल पर विकासात्मक गतिविधियों के प्रभाव का उदाहरण क्या है? दैट इज वाटर पोल्यूशन या जल प्रदूषण। सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, प्रश्न संख्या 18। प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर टू कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी। निम्न में से कौन सा जैव विविधता के संरक्षण का उपाय है? एंड ऑप्शंस आर ए नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान, बी सेंचुरीज या अभ्यारण्य, सी जूलॉजिकल गार्डन या प्राणी उद्यान, एंड डी ऑल ऑफ द एबव या उपरोक्त सभी। तो जैव विविधता के संरक्षण के कौन कौन से उपाय हैं, या व्हाट आर द विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्स टू कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी। जो बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने या जैव विविधता को संरक्षण के जो उपाय हैं उसमें नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान भी है, सेंचुरीज या अभ्यारण्य भी है, जूलॉजिकल गार्डन्स भी है। सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ऑल ऑफ द एबव या उपरोक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, प्रश्न संख्या 19, क्वेश्चन नंबर 19। प्रश्न है डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर इज ड्यू टू ऑक्साइड ऑफ। ओजोन परत में क्षरण किस ऑक्साइड से होता है? एंड ऑप्शंस आर ए कार्बन, बी फास्फोरस, सी नाइट्रोजन, एंड डी नन ऑफ दीज। तो डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर इज ड्यू टू ऑक्साइड ऑफ
कार्बन, फास्फोरस, नाइट्रोजन है, नन ऑफ दिस। तो क्या है? ड्यू टू ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का जो ऑक्साइड है जिसको हम बोलते हैं N2O या नाइट्रस ऑक्साइड, उसकी वजह से ओजोन परत में क्षरण होता है। सो इन दिस वे हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, नाइट्रोजन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, प्रश्न संख्या 20, क्वेश्चन नंबर 20। प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज काज ऑफ मैक्सिमम एयर पोल्यूशन? निम्न में से कौन सा अधिकतम वायु प्रदूषण का कारक है? यानी ऑप्शंस आर, आपके जो विकल्प हैं उसमें ए स्मोक या धुआं, बी इंसेक्टिसाइड्स या कीटनाशक, सी इंडस्ट्री या उद्योग, एंड डी ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट या ऑटोमोबाइल निकास गैस। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए उसमें से सभी ऑप्शंस क्या है? वायु प्रदूषण के कारक हैं। प्रश्न है कि कौन सा अधिकतम या मैक्सिमम एयर पोल्यूशन का कॉज है? तो यदि इसमें जो ऑप्शंस है उसमें ऑटोमोबाइल एंड एग्जॉस्ट ऑफ केमिकल्स फ्रॉम इंडस्ट्रीज दिया होता तो वो एक साथ होता, अर्थात ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट एंड केमिकल्स फ्रॉम इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्री और ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट ये दोनों जो है वो जो है वायु प्रदूषण के प्रमुख कारक हैं। लेकिन यहाँ पे दोनों ऑप्शंस अलग अलग दिए गए हैं, इसलिए इसमें से हमें किसी एक विकल्प को चुनना होगा और वो विकल्प जो होगा वो मोस्ट अप्रोप्रिएट विकल्प होगा, दैट इज ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट या ऑटोमोबाइल निकास गैस के द्वारा। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ऑटोमोबाइल निकास गैस। जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन जो है दैट इज राइट ऑप्शन, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट या ऑटोमोबाइल निकास गैस। लेकिन अगर आपके पास प्रश्न आता है और उस प्रश्न में जो ऑप्शंस है वो दिए रहते हैं ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट एंड केमिकल्स फ्रॉम इंडस्ट्रीज, तो वो ऑप्शंस चुना जाएगा, क्योंकि ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट और केमिकल्स फ्रॉम इंडस्ट्री मींस इंडस्ट्री के जो केमिकल्स होते हैं और ऑटोमोबाइल के जो एग्जॉस्ट होते हैं, ऑटोमोबाइल जो निकास है, इन्हीं दोनों का रोल सबसे अधिक है वायु प्रदूषण में। तो इस तरह से हम सभी लोगों ने जो क्वेश्चन पेपर था उस क्वेश्चन पेपर में जो 20 जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से बहुविकल्पी प्रश्न पूछे गए थे उनका हम सभी लोगों ने अभ्यास किया है इस आज की क्लास में। अन्य जो 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बचे हैं उनका अभ्यास हम लोग अगले क्लास में करेंगे, अगले वीडियोज में। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और साथ साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्किल में। और आप इस वीडियो पे कमेंट्स भी कर सकते हैं। कमेंट्स के द्वारा यदि आपका कोई बहुमूल्य सुझाव या कोई प्रश्न या कोई समस्या तो हम तक पहुंचाइए। हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे, साथ साथ जो भी आपके बहुमूल्य सुझाव होंगे उन सुझावों पर अनुपालन भी करने का प्रयास करेंगे। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।